नमस्कार दोस्तों। रानी चन्नम्मा यूनिवर्सिटी बेळगावी के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का हिंदी विषय के प्रश्न पत्र का पैटर्न कैसा होगा, इसकी आज हम चर्चा करेंगे। पाठ्यक्रम में है कथा दर्पण, कहानी संकलन और संक्षेपण, समानार्थी शब्द तथा विपरीतार्थक शब्द। कथा दर्पण कहानी संकलन की कुछ कहानियों पर मैंने अलग से वीडियो बनाए हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब देखेंगे क्वेश्चन पेपर पैटर्न कैसा होगा। पहला प्रश्न 10 अंकों का होगा, अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप 12 प्रश्न पूछे जाएंगे। उनमें से 10 प्रश्नों के सही उत्तर चुनकर आपको लिखने हैं। एक प्रश्न के उत्तर के लिए 1 अंक होगा। इसके लिए कथा दर्पण कहानी संकलन की सभी कहानियों के नाम, लेखक तथा पात्रों के नाम याद रखने हैं। साथ ही कुछ शब्दों के समानार्थी तथा विरोधी शब्द रूप भी समझकर लिखने हैं। आपको 12 में से केवल 10 का सही उत्तर चुनकर लिखना है, परंतु यहाँ मैंने कुछ 15 प्रश्न तथा उनका सही उत्तर दिया है। तो पहला प्रश्न ऐसा होगा कि इन्हीं 10 प्रश्नों के सही उत्तर लिखिए। 10 मार्क्स होंगे। सदगति कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद। शिष्टाचार कहानी में नौकर का नाम है हेतु। गजाधर बाबू कितने साल की नौकरी के बाद रिटायर हो रहे हैं? 35 साल। श्रवण किसकी सहायता से ओबीसी प्रमाण पत्र हासिल करता है? एमपी की सहायता से। मुखौटा कहानी की लेखिका हैं ममता कालिया। ईंटों का जंगल कहानी में नरेंद्र और रोहिणी कहाँ कार्यरत हैं? एयरलाइंस में। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। वापसी कहानी के प्रमुख पात्र का नाम गजाधर बाबू। सच बोलने की भूल कहानी के लेखक यशपाल। राजा शब्द का विलोम रूप है रंक। असुर का समानार्थी शब्द है राक्षस। दूसरा प्रश्न सप्रसंग वाक्य या संदर्भ सहित स्पष्टीकरण का होगा। 4 संदर्भ दिए जाएंगे जिनमें से किन्हीं 2 का संदर्भ सहित स्पष्टीकरण लिखना है। इसके लिए 2 इंटू 5 अर्थात 10 मार्क्स होंगे। आपको 4 में से केवल 2 का संदर्भ सहित स्पष्टीकरण लिखना है, परंतु यहाँ मैंने 5 वाक्य या संवाद तथा उनका संदर्भ सहित स्पष्टीकरण दिया है। नमूना संदर्भ इस तरह से होंगे। तो प्रश्न दूसरा, किन्हीं 2 की सप्रसंग व्याख्या व्याख्या कीजिए। पहला संदर्भ या वाक्य होगा, खुशी वाले घर में यह नहीं कहते, हमारे में इसे बुरा मानते हैं। संदर्भ, प्रस्तुत वाक्य डॉक्टर राजेंद्र पवार द्वारा संपादित हमारी पाठ्यपुस्तक कथा दर्पण कहानी संकलन की शिष्टाचार कहानी से लिया गया है, जिसके लेखक हैं भीष्म साहनी। यह नौकर हेतु के उद्गार मालिक राम गोपाल के प्रति हैं। स्पष्टीकरण, बाबू राम गोपाल के घर में काम करने वाला नौकर हेतु गंवार है, पर मालकिन की तमाम झटकियों तथा रुके व्यवहार के बाद भी वह अपना काम जिम्मेदारी तथा निष्ठा से निभाने का प्रयास करता है। घर में मालिक के बेटे के मुंडन का कार्यक्रम है और उसी समय हेतु छुट्टी लेकर अपने गांव जाना चाहता है, लेकिन कारण नहीं बताता। तब मालिक 3 महीने की बाकी तनख्वाह दिए बगैर धक्के मारकर उसे भगा देते हैं। बहुत समय बाद हेतु लौटता है और पूछने पर पता चलता है कि उसके बेटे की मौत हुई थी, इसीलिए वह गांव गया था। मालिक के घर में शुभ कार्य था, इसलिए उसने यह दुखद समाचार बताना ठीक नहीं समझा था। हेतु मालिक रामगोपाल से कहता है, खुशी वाले घर में यह नहीं कहते, हमारे में से बुरा मानते हैं। विशेषता, यहाँ शिक्षित शहरी लोगों का अमानवीय व्यवहार तथा गंवार सेतु का सर्वोच्च शिष्टाचार दिखाई देता है। दूसरा संदर्भ या संवाद होगा, कैसी बच्चों जैसी बातें करते हैं आप लोग, कोर्ट में जाने का मतलब है सालों तक मामला लटका रहेगा। संदर्भ, प्रस्तुत वाक्य डॉक्टर राजेंद्र पवार द्वारा संपादित हमारी पाठ्यपुस्तक कथा दर्पण कहानी संकलन की ईंटों का जंगल कहानी से लिया गया है, जिसके लेखक हैं तेजेंद्र शर्मा। यह काणे साहब के उद्गार नरेंद्र के प्रति हैं। स्पष्टीकरण, मायानगरी मुंबई में किराए के मकान में रहने वाले और एयरलाइंस में काम करने वाले युवा पति पत्नी नरेंद्र और रोहिणी का सपना है खुद का एक छोटा सा घर हो। जब पता चलता है कि जुहू में सस्ते दामों में फ्लैट मिल रहा है और कंपनी की ओर से कर्ज भी मिल रहा है, तो रोहिणी के गहने बेचकर तथा अन्य कहीं से पैसा एकत्रित कर 20,000 का चेक तथा 40,000 रुपये नकद, ऐसे कुछ 60,000 रुपये चीफ प्रमोटर राणे साहब को देते हैं। परंतु उनमें से केवल 20,000 की रसीद मिलती है और बाकी 40,000 ब्लैक में है, जिसकी कोई रसीद नहीं मिलती। बिल्डिंग का काम शुरू तो होता है पर फिर रुक जाता है और एक दिन अचानक बिल्डर का पत्र आता है कि गृह निर्माण का खर्चा बढ़ गया है, इसलिए 100 रुपया प्रति फुट के हिसाब से और पैसे जमा करवाएं, अन्यथा बिल्डिंग पूरी नहीं होगी। जब नरेंद्र और रोहिणी गुस्से में काणे साहब के पहुंचकर बिल्डर के खिलाफ कोर्ट में जाने की बात करते हैं, तब काणे साहब कहते हैं, कैसे बच्चों जैसी बातें करते हैं आप लोग, कोर्ट में जाने का मतलब है सालों तक मामला लटका रहेगा। काणे साहब यह भी सलाह देते हैं कि बिल्डर को दिया हुआ पैसा आप वापस ले लें। विशेषता, बिल्डर और काने साहब जैसे लोग जरूरतमंद लोगों को किस तरह से फांसते हैं, इसका चित्रण यहाँ हुआ है।
तीसरा संवाद या वाक्य होगा, तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता, कंठी के मोती नकली हैं। संदर्भ: प्रस्तुत वाक्य डॉक्टर राजेंद्र पवार द्वारा संपादित हमारी पाठ्यपुस्तक कथा दर्पण कहानी संकलन की कहानी सच बोलने की भूल से लिया गया है। इसके लेखक हैं यशपाल। यह कथावाचक के उद्गार किसान की पत्नी के प्रति हैं। स्पष्टीकरण: कथावाचक अपनी 7 साल की बेटी के साथ जंगल में रास्ता भटक जाता है। रात को एक किसान की झोंपड़ी देख जान में जान आती है और आश्रय के लिए याचना करता है। पहले तो किसान झिड़क देता है, क्योंकि शहरी लोगों के प्रति उसके मन में तिरस्कार और द्वेष की भावना है। फिर किसान की पत्नी देखती है कि साथ में छोटी बच्ची है, तो दया कर आश्रय देने को तैयार होते हैं। बच्ची के गले में मोती की कंठी अर्थात माला देख किसान की पत्नी के मन में लोभ उत्पन्न होता है। अपना बिस्तर उन्हें सोने के लिए देते हैं, सुबह अच्छा नाश्ता देते हैं। किसान की पत्नी सोचती है असली मोतियों की कंठी होगी, अर्थात बहुत पैसे वाले होंगे। आदर सत्कार किया तो जाते समय कुछ बख्शीश देंगे। किसान पति पत्नी का यह संवाद भी होता है, जिसे कथावाचक सुन लेता है। सोचता है कंठी तो केवल 1.25 रुपए के है। जाते समय कहता है अपना नाम पता दे दो, मनी ऑर्डर से कुछ रुपए भेज दूंगा। बेटी के गले से कंठी उतर कर दे देता है। तब किसान की पत्नी खुश हो जाती है और मठ में कंठी चढ़ाकर मन्नत मांगने की सोचती है। तब उसकी सरलता देख कथावाचक से रहा नहीं जाता और वह सच बता देता है कि तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता, कंठी के मोती नकली हैं। विशेषता: कहानी में ग्रामीणों का आतिथ्य तथा अतृप्त मन और कथावाचक की सत्य के प्रति निष्ठा यहाँ दिखाई देती है। चौथा संवाद या वाक्य होगा, सभी खर्च तो वाजिब वाजिब हैं, किसका पेट काटूं। यही जोड़ गांठ करते करते बूढ़ी हो गई, न मन का पहना न ओढ़ा। प्रस्तुत वाक्य डॉक्टर राजेंद्र पवार संपादित हमारी पाठ्यपुस्तक कथा दर्पण कहानी संकलन की वापसी इस कहानी से लिया गया है, जिसकी लेखिका है उषा प्रियमोदा। यह गजाधर बाबू की पत्नी के उद्गार गजाधर बाबू के प्रति हैं। स्पष्टीकरण: 35 साल परिवार से अलग रहकर अब रेलवे की सेवा से रिटायर होकर गजाधर बाबू घर आए हैं। यह सोचकर कि अब परिवार के साथ हंसी खुशी रह पाएंगे, परंतु उन्हें एहसास होता है कि परिवार के सभी सदस्यों का व्यवहार गजाधर बाबू की सोच से एकदम विपरीत है। पत्नी, बेटे, बेटी, बहू सभी अप्रसन्न हैं और उनका अनादर करते हैं। यह जानकर गजाधर बाबू आहत होते हैं। एक दिन पत्नी से घर गृहस्थी की बातें कर रहे हैं, तब कहते हैं अब हाथ में पैसा कम रहेगा, कुछ खर्च कम होना चाहिए। तब पत्नी कहती हैं, सभी खर्च तो वाजिब वाजिब हैं, किसका पेट काटूं। यही जोड़ गांठ करते बूढ़ी हो गई, न मन का पहना न ओढ़ा। पत्नी इस तरह बात कर रही है कि परिवार की सभी परेशानियों के लिए मानो गजाधर बाबू ही जिम्मेदार हैं। विशेषता: गजाधर बाबू की पत्नी की बात गलत नहीं है, पर बात का रूखापन तथा सहानुभूति का पूर्ण अभाव गजाधर बाबू को अखरता है। पांचवा वाक्य है, नहीं बेटे, 25 चौका 100 नहीं, 25 चौका 150। संदर्भ: प्रस्तुत वाक्य डॉक्टर राजेंद्र पवार द्वारा संपादित हमारी पाठ्यपुस्तक कथा दर्पण कहानी संकलन की 25 चौका 150 कहानी से लिया गया है, जिसके लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। यह सुदीप के पिता के उद्गार सुदीप के प्रति हैं। स्पष्टीकरण: कहानी का पात्र सुदीप अनेक अभावों में पला बड़ा गरीब पिछड़ा युवक है। सुदीप छोटा था तब उसकी मां बीमार पड़ गई थी। इलाज के लिए 100 रुपए खर्च हुए थे, जो गांव के चौधरी ने दिए थे। मां पूरी तरह ठीक हो गई और 4 महीने के बाद सुदीप के अनपढ़ पिता चौधरी को धन्यवाद देने तथा कर्ज की रकम ब्याज सहित कितनी चुकानी है यह पूछने गए, तो चौधरी ने कहा, तुमने 100 रुपए 4 महीने पहले लिए थे। हर महीने 25 रुपए ब्याज, अर्थात 4 महीने के हो गए 25 चौका 150। अर्थात वो कहते हैं कि 25 चौका 150, 25 × 4 इज इक्वल टू 150। 150 में से 20 रुपए छोड़ देता हूँ, तो अभी मुझे 130 रुपए दे देना और मूल जब तक नहीं देता तब तक हर महीने 25 रुपए ब्याज देते रहना। असल में 25 चौका 100 होता है, अर्थात हर महीना 25 के हिसाब से 4 महीने के 100 रुपए हुए। परंतु सुदीप के पिता को गिनती नहीं आती, इसलिए वे चौधरी के कहने पर यकीन करते हैं। इसीलिए जब सुदीप घर में 25 का पहाड़ा दोहराते हुए कहता है 25 चौका 100, तब पिता टोकते हैं, नहीं बेटे, 25 चौका 100 नहीं, 25 चौका 150। भारतीय समाज में गरीब तथा अनपढ़ पिछड़े लोगों पर कितना अन्याय हुआ है, इसका चित्रण इस कहानी में हुआ है, इसका सार इस संवाद में है। तीसरे प्रश्न के अंतर्गत 4 उपप्रश्न पूछे जाएंगे, उनमें से किन्हीं 2 का उत्तर संक्षेप में लिखना है। एक प्रश्न के उत्तर के लिए 5 अंक होंगे। ये प्रश्न कहानी के किसी पात्र, प्रसंग अथवा उद्देश्य को लेकर पूछे जा सकते हैं। यहाँ 6 नमूना प्रश्न दिए हैं। तो तीसरा प्रश्न है, किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखिए।
या फिर निम्नलिखित पात्रों का परिचय दीजिए। तो ये 6 पात्र इस तरह से हो सकते हैं: दुखी, पंडित घासीराम, गजाधर बाबू, श्रवण, सुदीप, हेतु। चौथे प्रश्न के अंतर्गत 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। उनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का विस्तृत उत्तर लिखना है। एक प्रश्न के उत्तर के लिए 10 अंक होंगे। आपको 5 में से केवल 2 प्रश्नों का विस्तृत उत्तर लिखना है, परंतु यहाँ मैंने 6 प्रश्न दिए हैं। नमूना प्रश्न इस तरह होंगे। तो चौथा प्रश्न है, किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न, सदगति कहानी में उच्च वर्ग द्वारा निम्न वर्ग के शोषण का चित्रण है, स्पष्ट कीजिए। ईंटों का जंगल कहानी का सारांश लिखिए। वापसी कहानी में वृद्धों की समस्या पर किस तरह प्रकाश डाला गया है, लिखिए। मुखौटा कहानी मध्य वर्गीय युवक के मन की गाथा है, स्पष्ट कीजिए। शिष्टाचार कहानी का सारांश लिखिए। 25 चौका 150 कहानी का सारांश तथा उद्देश्य लिखिए। देखिए, पांचवा प्रश्न, अब इसके बाद नॉन डिटेल अर्थात ग्रामर या अन्य भाग होगा। तो प्रश्न 5 के 3 भाग किए गए हैं, ए बी सी। तो प्रश्न 5 में ए, किसी एक अनुच्छेद का संक्षिप्तीकरण कर उचित शीर्षक दीजिए। यहाँ 12 से 15 पंक्तियों का एक अनुच्छेद दिया जाएगा, पैराग्राफ दिया जाएगा, जिसका संक्षेपण करना है, अर्थात 15 पंक्तियों के पैराग्राफ का सार केवल 5 या 6 पंक्तियों में लिखकर उसको उचित शीर्षक देना है। 5वें प्रश्न में बी है, किन्हीं 5 शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। तो यहाँ मैंने 6 प्रश्न दिए हैं या 6 शब्द दिए हैं और उन शब्दों के समानार्थी शब्द भी दिए हैं। जैसे असुर, राक्षस, आँख, नयन, अहंकार, घमंड, जंगल, वन, दया, अनुकंपा, तलवार, खड्ग। 5वें प्रश्न में सी है, किन्हीं 5 प्रश्नों के विरोधार्थी शब्द अर्थात विपरीत अर्थक शब्द लिखिए। उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, राजा, प्रजा या रंक, भोगी, योगी, मृदु, कठोर, बाढ़, सूखा, खंडन, मंडन। तो इस तरह से ये नमूना प्रश्न पत्र था। हो सकता है कि इसमें से एक आध प्रश्न परीक्षा में आएगा, परंतु यह नमूना प्रश्न पत्र परीक्षा के लिए अवश्य आपकी तैयारी में सहायक होगा। इसलिए अपने मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। आपकी परीक्षा के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।